हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। हम अभी लीज़ कर रहे थे। उसमें अभी तक हमने जो देखा वो ये था कि हम लीज़ किसको कहते हैं, कहाँ अप्लीकेबल होती है, उसका मीनिंग हमने देख लिया। उसके बाद मीनिंग को अच्छे से हमने यहाँ पे कंडीशंस हैं उसकी, हमने वो सब यहाँ पर। उसके बाद हमने लीज टर्म के बारे में कुछ बातचीत की। और अब हम आज जो पकड़ने जा रहे हैं इसके बारे में हम सारी बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें, उनको कैसे अलग अलग करें, उसमें एलोकेशंस कैसे होगा प्राइस का, वो हमने सारी बातचीत यहाँ पर कर ली थी। उसके बाद हमने लीज टर्म के बारे में जान लिया था, लीज टर्म कब होगी, कितनी होगी, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे बुक्स ऑफ लेसी की। यहाँ पर हम जो बात करेंगे बुक्स ऑफ लेसी कि बुक्स ऑफ लेसी में इसको अकाउंटिंग कैसे होगी और क्या कुछ हमें करना है। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे, इसमें ये आगे कि आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट लिया है, जो हमारा इसका एक पेंडिंग पोर्शन था पीछे नोट्स में। क्या आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट है। सबसे पहले तो ये ऑप्शनल होता है कि हमें लेना है नहीं लेना, वो चॉइस कंपल्सरी नहीं है। और ये ऑप्शन कब अवेलेबल है, आप एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट का मीनिंग होता है कि आपके पास एक रिलैक्सेशन है। अगर आप इसको आम भाषा में क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन। एक रिलैक्सेशन आपकी लेसी के पास क्या होती है यहाँ पर कि ये रिलैक्सेशन ले सकता है जब आपकी शॉर्ट टर्म लीज हो, यानी कि 12 मंथ से कम की हो और परचेज ऑप्शन उसमें आपके पास अवेलेबल ना हो, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा क्या हो कि आपकी लो वैल्यू एसेट्स हो आईएफआरएस में, यानी कि जो ग्लोबली गैप है, यूएस गैप आईएफआरएस है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो, उसमें $5,000 लिया गया। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी इसमें ऐसे कोई नॉर्म्स नहीं है आईसीआई के द्वारा, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। और साइज ऑफ एंटिटी बेस पे कोई नहीं मैटर करता कि साइज एंटिटी बहुत बड़ी है तो हम इसकी जो वैल्यू शॉर्ट लो वैल्यू किसको माने, वो एक स्टैंडर्ड ही रहेगा हर एंटिटी के लिए। इसमें से कोई लैपटॉप, आपका कोई मोबाइल, ऐसे कोई छोटी मोटी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। क्या आप इसको, अगर आप ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट लेते हैं तो उसकी एंट्री कैसे होगी, जो भी आपकी अमाउंट होगी उसको आप क्या करेंगे, रेंट पेमेंट में ले लेंगे, पीएनएल में डालेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड पे जो आप पेमेंट करें वो आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं। कोई एसेट्स लायबिलिटीज में आप बुक नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपका कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो आप उसको यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। अगर आप और रिन्यू हो रही है, अगर शॉर्ट टर्म की है लेकिन हर 12 महीने बाद वो रिन्यू हो जाती है, तो हर उसको अलग अलग लेंगे। 12 मंथ की से कम की है, रिन्यू हो रही है, कोई बात नहीं, हमारे लिए शॉर्ट टर्म ही है। आप कंबाइन नहीं करेंगे, किसी भी लीज को कंसिडर करेंगे, हर एक लीज को अलग अलग की, 2-3 अलग अलग लीज है तो उनको एक साथ करके वैल्यू नहीं देखेंगे, सबकी अलग अलग वैल्यू यहाँ पर लेकर चलेंगे। यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट लेते हैं तो आपको जो दूसरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट ड्यू टू कोविड है वो पेंडिंग है, वो भी हम बाद में करेंगे। इसके बाद बात आती है कि आप ये नहीं लेते तो इसमें दो चीज़ें, ये क्या है, जनरल एंट्री। तो नहीं लेते तो क्या करेंगे, आपकी जनरल एंट्री यहाँ से हम शुरू करते हैं कि कमेंसमेंट डेट पर आप क्या जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री होगी आपकी राइट टू यूज अकाउंट डेबिट, यानी कि आरओयू अकाउंट, राइट टू यूज एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू लीज लाइबिलिटी, टू बैंक अकाउंट, टू एडवांस पेड एंड टू प्रोविजन फॉर ड्रॉल। अब इनको एक एक करके हम देखें कि एंट्री में क्या क्या पार्ट है और कैसा क्यों है। सबसे पहले चलिए हम शुरुआत करते हैं लीज लाइबिलिटी से। लीज लाइबिलिटी यानी कि आपकी जो भी आपने लीज पेमेंट्स करनी है इन फ्यूचर, आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ लीज पेमेंट्स करनी होंगी, यानी कि जो आपकी लीज में होंगी, तो उन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आपका जो भी डिस्काउंट रेट होगा उससे डिस्काउंट करते हुए, जो कि आपने अभी तक पे नहीं किया। अगर आपको ऑलरेडी कोई पे कर चुके हैं, यानी कि एडवांस पेमेंट कर चुके हैं, आज की डेट में कोई पेमेंट करने वाले हैं, तो उस आज की पेमेंट, आज की डेट में भी कोई पेमेंट कर चुके हैं तो वो नहीं होगा। जो आपने अभी पे नहीं किया है वो सारे इसमें आप इंक्लूड कर कर चलेंगे। डिस्काउंट रेट आपका क्या होगा, कोई भी आपका इम्प्लिसिट रेट है, अगर लीज में कोई है तो उसको ले लेंगे। अगर आपका लीज में कोई नहीं है तो उसके बाद आप लेंगे इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, जो कि लेसी होगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन याद रखना कि लेसी का हमें इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट पहले लेना है, लेसर का नहीं। अगर लेसी का भी अवेलेबल नहीं है फिर आगे सोचेंगे, लेकिन अगर लेसी और लेसर दोनों का दिया हुआ है तो आप किसका लेंगे, लेसी का। इसमें से आप क्या करेंगे, आपकी क्या आ जाएंगे, यहाँ से आपकी आ जाएंगे लीज लाइबिलिटी। इसमें से आप लीज इंसेंटिव अगर कोई दिए हुए हैं लेसर ने, या आपके बार इंसेंटिव दे देता है कि आप इतने साल के लिए लीजिए तो हम किसी साल में आपका लीज रेंट कम कर देंगे, या कुछ और नॉन नॉन कैश यानी मतलब कहीं में देते तो सबको हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस करते हुए चलेंगे। कोई इंप्रूवमेंट टू एलआईसी दे देता है या कोई कैश दे देता है तो हम उसको एडजस्ट करके चलेंगे, लीज पेमेंट में से हम उसको डिडक्ट कर देंगे। अब लीज पेमेंट्स में आता क्या क्या है, लीज लायबिलिटी निकालने के लीज पेमेंट में आता क्या क्या है, तो उसमें आएंगे आपकी कोई भी फिक्स्ड पेमेंट है वो आ जाएंगी। इन सब्सटेंस फिक्स्ड है कि भी कोई रॉ मेटेरियल वगैरह का कंपोनेंट है तो उसको अपने साथ लेके चले, कितना तो कम से कम रॉ मेटेरियल परचेज करना ही पड़ेगा, तो उसकी एक इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट वो आ गई।
उसके बाद कोई वेरिएबल लीज पेमेंट है, किसी के ऊपर इंडेक्स या रेट के ऊपर डिपेंड कर रही है कि अगर हमारा जो इंडेक्स है, बोरिंग इंडेक्स है, वो इतना रहा, या फिर जो लिबोर रेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो, तो वो आपकी वेरिएबल होती रहेंगी, तो वो इसमें आ जाएंगी। कोई रेजिडुअल वैल्यू गारंटी है कि मशीन की वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म इतनी कम से कम रहनी चाहिए मिनिमम, तो वो कोई अमाउंट है उसकी गारंटी है, तो वो आ जाएगी यहाँ पर। परचेज ऑप्शन अगर आपके पास है कि एक्साइज, तो उसका जितना भी एक्साइज प्राइस होगा और सर्टेन है, अगर आपके यहाँ हम परचेज ऑप्शन ले लेंगे तो उसका जो भी आपके पास परचेज प्राइस का जो ऑप्शन होगा आपको यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। या कोई पेनल्टी लगती है टर्मिनेशन पे, आपको लगता है कि हम टर्मिनेट कर देंगे बिफोर जो लीज टर्म होने से पहले, और उसके लिए आपको कोई पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, तो उस पेनल्टी को अगर आप सर्टेन इस चीज़ के लिए तो यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो ये आपकी सारी आ जाएंगी लीज पेमेंट। इसमें आपकी फिक्स्ड पेमेंट है उसमें आपके हाउस टैक्स कन्वर्जन चार्जेस आ जाएंगे इंसेंटिव रिसीवेबल्स को लेस करके। उसके बाद करते हैं कि अगर ये फॉरेन एक्सचेंज में भी हो सकती है कि मान लीजिए आपकी लीज पेमेंट जो सारा फॉरेन में सेट्स है, तो आप क्या करेंगे, इंडेक्स 21 के हिसाब से जो आप फॉरेन करेंसी में इसको कैलकुलेट करेंगे। फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम कैलकुलेट इन फॉरेन करेंसी और कन्वर्ट करेंगे फिर आप इसको अपनी इंडियन करेंसी में। आपकी लीज लायबिलिटी और आईओयू को आप करेंगे स्पॉट रेट पर, लीज पेमेंट को करेंगे डेट ऑफ पेमेंट के हिसाब से, लीज लायबिलिटी को करेंगे आपका जो भी क्लोजिंग स्पॉट रेट होगा क्योंकि हर पीरियड एंड पे, और जो भी डिफरेंस होगा, एक्सचेंज डिफरेंस होगा, हम उसको P&L में डाल देंगे। और उसके अलावा एक एडिशनल शीट भी हम प्रिपेयर करेंगे फंक्शनल करेंसी में, जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस होगा एज पर रिकॉर्ड्स। उसके बाद आपका फाइनेंस कॉस्ट आएगा, या तो चार्जिंग डेट पर, चार्जिंग डेट का आपके पास अवेलेबल नहीं है एक्सचेंज रेट, तो एवरेज एक्सचेंज रेट होगा उसके बेस पर। पेमेंट डेट का रहेगा, पेमेंट के रेट पे, एक्सचेंज रेट पर। क्लोजिंग बैलेंस का रहेगा, क्लोजिंग का जो रेट होगा उसके ऊपर। कोई भी डिफरेंस आता है तो उसको आप क्या करेंगे, P&L में डाल देंगे, क्योंकि आपकी एक अलग से सीट यहाँ पर प्रिपेयर होगी। तो ये सारी बात हमने की है लीज लायबिलिटी, यानी कि लीज पेमेंट आ गई, लीज पेमेंट को जब हम डिस्काउंट कर देंगे तो हमारी लीज लायबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आ गई हमारी लीज टू कॉस्ट पे कर दिया है, कोई सेम डे पे पेमेंट हुई है, कुछ एडवांस पेमेंट हो रही है, उसको एडवांस पेमेंट हुई थी तो उसको एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर आज कोई हम पेमेंट कर रहे हैं लीज डेट पर तो वो पेमेंट कर देंगे। और प्रोविजन फॉर रोल, यानी कि जो इंडिया 16 में होता है वही, यानी कि कॉस्ट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ लीज, कॉस्ट ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज, यानी कि जिस दिन हम टर्मिनेट कर रहे होंगे उस दिन का जो एक्सपेंस हम देंगे, यानी कि कुछ उस दिन हमारे एक्सपेंस होने वाले हैं टर्म लीज के ऊपर, मशीन वापस कुछ आने, उसको कंप्लीट एज इट इज स्टेट में लेके आने के लिए कोई हम एक्सपेंस होगा, कब होगा, टर्मिनेशन ऑफ लीज पर, तो उसको वो जो एक्सपेंस होगा उसकी भी हम परसेंट वैल्यू ले लेंगे। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की कमीशनिंग ऑफ लायबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। जब आप इन सब को ऐड कर देंगे, किसको, लीज लायबिलिटी को, कोई आप उस दिन पेमेंट कर रहे हैं उसको, कोई आप एडवांस पे कर चुके हैं उसको, या कोई आपका इंडायरेक्ट कॉस्ट आया है उसको, या फिर आपकी जो रोल है इंडिया 16 के हिसाब से उसको, जब इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आपके सारा मिलकर क्या बन जाएगा, RU असेट्स बन जाएगा। RU असेट्स एक के आप ट्रीट करेंगे PPE की तरह, ये आपकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तरह ट्रीट होगी इंडिया 16 में। सेपरेट लाइन पे आप इसको शो करेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन लगाना, मोटाइज करना, इम्पेयर करना, जो भी आपका इंडिया 16 कहता है PP, जो भी इसका नेचर होगा RU एसेट्स का, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ करते हुए चलेंगे। क्या हुआ, हाँ ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, ये आपकी ऐसे करके जो आपकी कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके बाद अभी देखते हैं इसमें क्या इशू आ रहा है। अरे थोड़ा सा इसको मैं जूम ना करूँ क्या, आपका देखिए फ़ोन एक्सचेंज हो गया, फिक्स्ड पेमेंट हो गया, ये हो गया, देखिए हम ये कर चुके हैं, हम ये कर चुके हैं, हम ये कर चुके हैं। आपका बचता है अब ये वाला पोर्शन, ये फिर से वही हो गया। चलिए तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन है उसको हम अभी बाद में देखते हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फर्स्ट डे पर हमने कर लिया रिकॉर्ड, अब उसके बाद हम कैसे करेंगे इसको। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में ROU एसेट्स को क्या करेंगे, आप कॉस्ट रिवैल्यूएशन मेथड लगाएंगे, मॉडल लगाएंगे, जो भी है इंडिया 16 नेचर ऑफ ROU एसेट्स, इंडिया 16 कॉस्ट रिवैल्यूएशन मॉडल, दोनों आपको एप्लीकेबल है, जो भी जैसा उसको रीमेजर आप कर सकते हैं, रीमेजरमेंट भी हो सकती है, मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, उसको हम आगे अभी अच्छे से देखेंगे कब रीमेजरमेंट होता है कब मॉडिफिकेशन। अब फिर डेप्रिसिएशन इंडिया 16 के हिसाब से लगेगा, कब से लगेगा, कमेंसमेंट डेट से लेकर एंड ऑफ लीज यूजफुल लाइफ, जो भी विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगी वहाँ तक हम लगाएंगे। लेकिन अगर आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं कि हम परचेज ऑप्शन अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा, एंड ऑफ द लीज का, कि एंड ऑफ द लीज तक की ही आपको ये लेकर चलनी है।
ये एक बार देख लीजिए, एंड ऑफ लीज है या यूजफुल लाइफ, लगभग एक साथ एक समान ही होती है वो शायद। एक बार हम चेक यहाँ पे फिर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम इम्पेयरमेंट अगर है हुई तो इंडिया 36 के हिसाब से, और डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री हुई, डेप्रिसिएशन या इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री की वही होगी, डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू ROU एसेट्स। तो हमारा ROU की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट तो यहीं पर होगी। और इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं, मुझे लगता है एप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा है वही, एक तो मेंटेनेंस कॉस्ट और हाउस टैक्स के बारे में हम ये बात कर चुके हैं। और अगर कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट हम दे रही हैं तो लीज या ITC में नहीं आता। अच्छा, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में अगर हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू ऑब्टेन यहाँ पे नो लीज नो ITC, तो ये पार्ट ऑफ उसका था। हमें लगता है कुछ ऐप में दिक्कत, हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट LSE की करनी है, यहाँ पर आ नहीं रही। अभी ऐप में कोई इशू है तो मैं अगली वीडियो इसके ऊपर बनाता हूँ। अभी इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और अगली वीडियो में क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो LSE की लीज की LSE की बुक्स में लीज मेजरमेंट कैसे होगी वो देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर देखें आप प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट कर सकते हैं क्या इसको यहाँ पे, हाँ प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अवेलेबल है। देखिए कोविड में, अगर कोविड में एक प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट की रिलैक्सेशन हमें दी गई थी, इसमें आप क्या कर सकते थे। देखिए आपके सबसे पहले तो ना 4 कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए तब जाके आप इसका प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यानी रिलैक्सेशन ड्यू टू कोविड दे पाएंगे। कि एक तो आपकी लीज की पेमेंट में चेंज हुआ था, और उस चेंज की वजह से जो आपकी लीज पेमेंट्स उसमें रिड्यूस हुई थी। कैसे रिड्यूस हुई थी कि मान लीजिए आपकी 4 पेमेंट है, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर 1-1 लाख रुपए की पेमेंट होती है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख और 1 लाख। लेकिन अब की अब कितनी हो गई, 90,000 हो गई यहाँ पर मान लीजिए, और यहाँ पर आपकी वेव ऑफ हो गई। आपकी ये सेम है 1 लाख है, और ये वाली भी 1 लाख है। तो ये आपकी ये जो टोटल है, ये टोटल आप कितनी थी 4 लाख थी, लेकिन अभी कितनी रह गई, सिर्फ 290 रह गई, तो लेस हुई है। तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेनी, एग्जैक्ट जो पेमेंट्स है वो लेस होनी चाहिए, ये इसके अंदर आपको बताया गया है। ये इसकी पहली कंडीशन है। दूसरी है कि ड्यू टू कोविड होना चाहिए, इसको कम करने का रीज़न सिर्फ कोविड ही होना चाहिए। कोविड के अलावा किसी दूसरे कारण से किया है तो फिर ये रिलैक्सेशन आपके पास एप्लीकेबल नहीं होगी। और जो रिडक्शन है वो जो है 30 जून 2022 तक ही जो है वो होनी चाहिए। इसकी अगर कोई डेट लेटेस्ट अमेंडमेंट होगी तो एक बार देख लेंगे, लेकिन अभी तक यही था। और नो सब्सटेंशियल चेंज इन अदर टर्म एंड कंडीशन, और कोई चेंज नहीं होना चाहिए सिर्फ लीज पेमेंट के अलावा। एक बार इस डेट को अपनी बुक्स के हिसाब से लेटेस्ट जो अटैम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है वो जरूर चेक कर लेंगे यहाँ पर कि ये डेटा की इंक्रीज बढ़ाई गई है कि नहीं बढ़ाई गई। उसके बाद आप इस क्या एक्सपीरियंट है कि आप इसको क्या करेंगे, आपको क्या रिलैक्सेशन इसमें दी गई है, ये तो होगी आपकी कंडीशंस। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिलैक्सेशन आपके पास क्या रिलैक्सेशन इसमें ये है कि जो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें क्या रहेगा। लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू P&L, जितने भी आपकी लीज लायबिलिटी रिड्यूस हुई है ड्यू टू लीज पेमेंट चेंजेस, आप उसको P&L से राइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो भी आपके फाइनेंस चार्ज आप लगाते हैं, जो आप इसको चार्ज करते रहेंगे ROU एसेट्स को, इम्पेयरमेंट के लिए आप यहाँ पर टेस्ट करेंगे, क्योंकि आपकी लीज पेमेंट में चेंज होते इम्पेयर भी हुई होंगी, तो इंडिया 36 आप यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और ये भी आपके पास एक ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसको यूज़ करें चाहे तो ना करें। नहीं तो आप इसको जो लीज पेमेंट चेंज हुए हैं आप इसको मॉडिफिकेशन की तरह यूज़ करें, जो अभी आगे हमें पढ़ना था। तो यहाँ पर हो गई, ये भी नहीं चल रहा, चल जा भाई। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर रुकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम लेसे की बुक्स में मॉडिफिकेशन ऑफ लीज जो है वो पढ़ रहे हैं होंगे। इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।